गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मनुष्य में श्वसन की क्रियाविधि पर चर्चा करेंगे। इससे पहले श्वसन की परिभाषा, मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन तंत्र, इनके बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया है। हम आगे देखते हैं मनुष्य में जो श्वसन की जो क्रियाविधि है ना, वो किस प्रकार होती है। तो चूंकि मनुष्य जो है एक विकसित जीव है, इसमें सभी अंग तंत्र जो है पूर्ण रूप से विकसित है ना। तो शरीर में जितनी अधिक जटिलता बढ़ती जाएगी वह उतने ही जैविक क्रियाओं की जो क्रियाविधि जो है वो जटिल हो जाता है। ठीक है। तो मनुष्य में श्वसन की जो क्रियाविधि है वो मुख्य रूप से 3 चरणों में पूर्ण होती है ना। जिसमें से पहला चरण है श्वासो उच्छ्वास, इसी को ब्रीथिंग कहते हैं, है ना। पहला स्टेप या पहला चरण क्या हो गया? श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग। ब्रीथिंग या श्वासोच्छ्वास का मतलब क्या होता है? वायुमंडल में जो है वायु उपस्थित है, उस वायुमंडलीय वायु को शरीर के अंदर लेना और उपपचय क्रिया के दौरान बना हुआ जो वर्ज्य गैसीय पदार्थ है अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको शरीर से बाहर निकालना, इस क्रिया को कहते हैं श्वासोच्छ्वास, ब्रीथिंग। अर्थात श्वासोच्छ्वास वह क्रिया है जिसके द्वारा वायुमंडलीय वायु को शरीर के अंदर लिया जाता है और उपपचय क्रिया के दौरान बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कार्बन डाइऑक्साइड तथा वायु की शेष मात्रा को वापस वातावरण में छोड़ा जाता है। इस क्रिया को कहते हैं ब्रीथिंग या श्वासोच्छ्वास। ठीक है। ये जो हमारे शरीर में वायु अंदर जा रहा है और शरीर की जो लिए हुए वायु की कुछ मात्रा प्लस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो शरीर से बाहर निकल रहा है ना। इसके लिए हमारे शरीर के जो आयतन के ऊपर निर्भर करता है, वक्षी गुहा के आयतन के ऊपर वो निर्भर करता है। हमें मालूम है हमारा जो फेफड़ा है उसमें पेशियां नहीं है ना। आयतन बढ़ेगा घटेगा वो किस बात पर निर्भर करेगा? पेशियों के संकुचन और शिथिलन पर, है ना। क्योंकि हमारा जो फेफड़ा है वो स्पॉन्जी है ना, उसमें पेशियां नहीं है। तो जब उसमें पेशियां नहीं है तो वक्षी गुहा का आयतन घटेगा बढ़ेगा कैसे, है ना। ये भी एक सोचने वाली बात है कि हमारे वक्षी गुहा का जो है आयतन किस प्रकार बढ़ता है और घटता है। तो इसके लिए चूंकि हमारा जो फेफड़े हैं वो कहाँ पर सुरक्षित हैं? वक्षी गुहा में पसलियों के अंदर, है ना। और पसलियां हैं, पसलियां मतलब अस्थियों से बने हुए हैं और अस्थियों को बांधने वाला क्या है? पेशियां हैं, है ना। तो उन पसलियों में जो पसलियों को साधने वाले जो पेशियां हैं जिनको अंतरपरशुक पेशियां कहते हैं, वो अंतरपरशुक पेशियां जब संकुचित होते हैं, है ना, तो फेफड़े में भरा हुआ वायु जो है कहाँ जाता है? वायुमंडल में आ जाता है। और जब वो पेशियां जो है फैल जाते हैं, शिथिल अवस्था में आ जाते हैं, तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन जो है फेफड़े में आ जाता है ना। जिसके परिणाम स्वरूप कौन सी क्रिया संपन्न होती है? श्वासोच्छ्वास संपन्न होती है। यदि ये पेशियों में संकुचन और शिथिलन ना हो, हमारे शरीर में जो अंतरपरशु पेशियां हैं पसलियों के साथ जुड़े हुए, उन पेशियों में यदि संकुचन और शिथिलन ना हो तो ना तो हम वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ले पाएंगे, ना ही हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम शरीर से बाहर निकाल पाएंगे। ठीक है। तो पसलियों में मुख्य रूप से 2 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। एक तो बाह्य अंतरपरशुक पेशी और दूसरा आंतरिक अंतरपरशुक पेशी। ये पेशियां, इन पेशियों में ही संकुचन और शिथिलन के कारण श्वासोच्छ्वास की क्रियाविधि संपन्न होती है। ठीक है।
बाह्य अंतरपरशुक पेशियां एक जोड़ी पाया जाता है और आंतरिक अंतरपरशुक पेशियां भी एक जोड़ी पाया जाता है। ठीक है, जब ये संकुचित होते हैं तो हमारा जो हृदय फेफड़े जो वक्षी गुहा का जो आयतन जो है वो फैल जाता है, शिथिल हो जाता है, तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन जो है आकर क्या होगा, फेफड़े में भर जाता है ना। और जब ये संकुचित होते हैं तो उस समय हमारे जो वक्षी गुहा का आयतन जो होता है वो कम हो जाता है, संकुचित हो जाता है, तो उसमें भरी हुई वायु वापस वायुमंडल में मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो इन पेशियों के कारण ही श्वासोच्छ्वास की क्रियाविधि संपन्न हो रही है। अब ये जो श्वासोच्छ्वास की जो क्रियाविधि है आगे 2 स्टेप में पूर्ण होता है, जिसमें से पहला स्टेप है निश्वसन, इंग्लिश में कहते हैं इसको इंस्पायरेशन। यहां पर इंस का मतलब होता है अंदर की ओर लेना, है ना, या निश्वसन का मतलब होता है वायुमंडलीय वायु को फेफड़े के अंदर या शरीर के अंदर लेना। इस क्रिया को कहते हैं निश्वसन या इंस्पायरेशन। ठीक है, जब इंस्पायरेशन होता है अर्थात वायुमंडलीय ऑक्सीजन जो है शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उस समय हमारे जो मस्तिष्क में एक श्वसन केंद्र है ना, मस्तिष्क में क्या है, श्वसन केंद्र। उस श्वसन केंद्र के उद्दीपन के कारण हमारे शरीर में जो इंटरकॉस्टल जो पेशियां होती हैं, अंतरपरशुक जो पेशियां होती हैं वो क्या होती हैं, उस समय शिथिल हो जाती हैं। जब वो अंतरपरशुक पेशियां शिथिल हो जाती हैं तो उस समय वायुमंडलीय ऑक्सीजन जो होता है या वायुमंडलीय जो वायु होता है वो फेफड़े में जाकर भर जाता है। तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, निश्वसन या इंस्पायरेशन। इसका दूसरा स्टेप है निःश्वसन, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन इसका क्या अर्थ है, फेफड़े में भरी हुई वायु को क्या करना, शरीर से बाहर वातावरण में छोड़ना, वो कहलाता है या वो घटना कहलाता है निःश्वसन या एक्सपायरेशन। ठीक है, इसके लिए भी हमारे मस्तिष्क में जो श्वसन केंद्र है उस श्वसन केंद्र के उद्दीपन के परिणाम स्वरूप जो इंटरकॉस्टल पेशियां फिर से क्या होती हैं, संकुचित होती हैं, है ना, और शिथिल होती हैं। मतलब पेशियों में जो संकुचन और शिथिलन जो है लगातार हो रहा है, चाहे पेशियां कहीं का भी हो, है ना, जहां पर भी पेशियां हैं उनमें लगातार क्या हो रहा है, संकुचन भी हो रहा है और शिथिलन भी हो रहा है। तो संकुचन और शिथिलन के परिणाम स्वरूप ये जो जैसी उद्दीपन उन पेशियों को, इंटरकॉस्टल पेशियों को मिलेगा, है ना, वैसे ही क्या हो जाएंगे, संकुचित होंगे। संकुचित कब क्यों होंगे भाई, आपको जैसे एक समाज वो है, एग्जाम्पल है, जब आप दिन भर सुबह एक बार खाना खा लिए, ठीक है, खाना खाने के पश्चात आपको 3 घंटे 4 घंटे के अंतराल में फिर से आपको किसका एहसास होता है, भूख का एहसास होता है। वो भूख का एहसास क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे शरीर में तंत्रिकाएं जो हैं पूरे शरीर में फैले हुए हैं, उन तंत्रिकाओं के द्वारा उस संवेदना को पहुंचाया जाता है, मतलब उद्दीपन उत्पन्न किया जाता है कि आपके शरीर में किसकी कमी हो गई है, एनर्जी की कमी हो गई है, ऊर्जा की कमी हो गई है। उस ऊर्जा की कमी की पूर्ति करने के लिए आपको जो है भूख का एहसास होता है ना। वैसे ही प्यास है ना, भूख का केंद्र अलग है, प्यास का केंद्र, सभी केंद्र कहाँ है, मस्तिष्क में। मस्तिष्क जो है नियंत्रक है, मतलब पूरी क्रियाओं को, मतलब तंत्रिकाओं के माध्यम से क्या करता है, वो नियंत्रित करता है। तो आपको आपके शरीर में यदि पानी की कमी होती है ना, तो पानी की कमी होती है तो सबसे पहले उद्दीपन कौन उत्पन्न करेगा, मस्तिष्क, और उस उद्दीपन को जो है आपके शरीर में सर्कुलेट करेगा और आपको किसका एहसास होगा, प्यास का, है ना। तो ये जो उद्दीपन है, इन्हीं उद्दीपनों के माध्यम से ये पेशियां जो है संकुचित होती हैं और शिथिल होती हैं। तो पहले स्टेप में वायुमंडलीय ऑक्सीजन शरीर के अंदर प्रवेश करता है और दूसरे स्टेप में वायु जो है वो फेफड़े में भरी हुई वायु या शरीर में जो भरी हुई वायु है वो शरीर से बाहर मुक्त होता है। एक सामान्य अवस्था में, एक व्यक्ति में जो है सामान्य अवस्था में ये जो निःश्वसन और निःश्वसन, है ना,
ये लगभग 16 से 20 बार होता है। 1 मिनट में कितने बार होता है? 16 से 20 बार। मतलब श्वासोच्छ्वास की जो क्रियाविधि है, क्रिया जो है, ये लगातार होता रहता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है कि एक और वो पाया जाता है, स्तनियों में ऋणात्मक दाब श्वासोच्छ्वास पाया जाता है ना। स्तनियों में या स्तन में ऋणात्मक दाब श्वासोच्छ्वास पाया जाता है। इसका मतलब क्या है? ऋणात्मक दाब श्वासोच्छ्वास का मतलब क्या है? ऋणात्मक दाब श्वासोच्छ्वास पाया जाता है, इस कारण ही हमारे शरीर में 2 क्रियाएं जो है लगातार एक साथ होते रहते हैं। कौन कौन सी क्रिया? भोजन को जो ग्रहण करते हैं, है ना, भोजन जिस समय ग्रहण करते हैं उस समय श्वसन की क्रिया मतलब श्वासोच्छ्वास की क्रिया भी चलता रहता है। ठीक है। और ये धनात्मक होता तो क्या होता? जिस समय भोजन कर रहे हैं उस समय श्वसन की जो क्रिया है या श्वासोच्छ्वास की जो क्रिया है वो बंद हो जाता। ठीक है। तो इसी कारण ऋणात्मक दाब श्वासोच्छ्वास पाया जाता है। इसी कारण हमारे शरीर में दोनों क्रियाएं एक साथ साथ जो है संपन्न होते रहते हैं। ठीक है। तो एक तो हो गया श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग। अब देखते हैं अगला चीज, फुफ्फुसी गैसी आयतन। हमारे जो श्वासोच्छ्वास और श्वसन के दौरान हमारे जो फेफड़े का जो आयतन जो है जो परिवर्तित होता है ना, उस आयतन को पल्मोनरी वॉल्यूम्स गैसी वॉल्यूम्स कहते हैं। ठीक है। तो ये जो है मुख्य रूप से 5-6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है प्रवाही आयतन। प्रवाही आयतन या इसी प्रवाही आयतन को टाइडल वॉल्यूम्स भी कहते हैं। जिसको शार्ट में लिखा जाता है टीवी, प्रवाही आयतन या टाइडल वॉल्यूम्स, है ना। यह शरीर के आयतन का यह जो प्रवाही आयतन जो है श्वसन का वह आयतन है जो एक बार श्वासोच्छ्वास के दौरान वायुमंडलीय ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लिया जाता है और शरीर में भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर या वायु को शरीर से बाहर निकाला जाता है, छोड़ा जाता है ना। उस आयतन को हम क्या कहते हैं? प्रवाही आयतन। प्रवाही मतलब वो शरीर के अंदर जो प्रवाहित होता रहता है, मतलब एक बार हमने शरीर के अंदर उसको लिया और शरीर से बाहर श्वासोच्छ्वास के दौरान छोड़ा, है ना। उस कुल आयतन को ही क्या कहते हैं? प्रवाही आयतन कहते हैं। ये जो प्रवाही आयतन का मान 500 ml होता है, 500 मिलीलीटर होता है। ठीक है। एक प्रवाही आयतन का मान कितना होता है? 500 ml या 500 मिलीलीटर। ठीक है। दूसरा है जैव या वाइटल आयतन, क्षमता। जैव या वाइटल क्षमता। जैव क्षमता जिसको कहते हैं, है ना। तो जैव क्षमता क्या है? जीवों में निहित श्वसन के द्वारा ली गई ऑक्सीजन का आयतन, है ना, या वायु का आयतन और निहित श्वसन के द्वारा छोड़े गए वायु का आयतन, इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? जैव क्षमता कहते हैं या वाइटल क्षमता कहा जाता है। ठीक है।
ये मेल और फीमेल में इसका मान जो है अलग अलग होता है ना। नर में इसका मान अर्थात पुरुषों में इसका जो मान है वो लगभग 4.5 लीटर होता है और फीमेल में यही मान जो है वो 3 लीटर होता है, 3 से 3.5 लीटर होता है। तो इस क्षमता को कहा जाता है जैव क्षमता, ठीक है, वाइटल वॉल्यूम्स। इसके बाद अगला तीसरा है निःश्वसन आरक्षित आयतन। निःश्वसन आरक्षित आयतन जिसको शार्ट में कहा जाता है IRV। IRV का मतलब क्या हुआ? इंस्पायरेशन रिवर्स वॉल्यूम। इंस्पायरेशन रिवर्स वॉल्यूम या निःश्वसन आरक्षित आयतन, ठीक है। यह वह आयतन है जो एक बार निःश्वसन के दौरान वायुमंडलीय ऑक्सीजन को वायु को शरीर के अंदर लिया जाता है, ठीक है। उस मात्रा को या उस आयतन को ही हम क्या कहते हैं? निःश्वसन आरक्षित आयतन कहते हैं, ठीक है। ये जो निःश्वसन आरक्षित आयतन जो होता है वो लगभग 2000 से 5000 ml तक हो सकता है ना। इसका मान जो है 2000 से 5000 ml तक हो सकता है। चौथा, निःश्वसन आरक्षित आयतन, इसको शार्ट में कहते हैं ERV। ERV इसका मतलब हो गया एक्सपायरेशन, है ना, रिवर्स वॉल्यूम। I फॉर इंस्पायरेशन, X फॉर एक्सपायरेशन, है ना, एक्सपायरेशन रिवर्स वॉल्यूम। यह वह आयतन है जो एक बार निःश्वसन के दौरान शरीर में भरी हुई वायु को क्या किया जाता है? वायुमंडल में मुक्त किया जाता है, छोड़ा जाता है ना। उसके मान को ही क्या कहा जाता है? ERV या एक्सपायरेशन रिवर्स वॉल्यूम, ठीक है। इसका जो मान है वो लगभग 1000 ml के बराबर होता है। इसका जो आयतन है वो कितना होता है? 1000 ml। तो ये दोनों जो हो गए एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन रिवर्स वॉल्यूम, इनका दोनों का मान भिन्न भिन्न है। इसी कारण लगातार जो है क्या होता है? वायुमंडलीय ऑक्सीजन जो है शरीर के अंदर प्रवेश भी कर रहा है और शरीर में भरी हुई अतिरिक्त वायु जो है शरीर से बाहर मुक्त हो रहा है ना। आपको एक चीज और पहले हमने बताया कि हमारे वायुमंडल में जो गैस है ना, वो क्या है? गैसों का मिश्रण है। गैसों का मिश्रण मतलब उसमें वायु जो है गैसों का मिश्रण है, जिसमें एक ही गैस नहीं है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो जो निःश्वसन है इसके बारे में हम बात कर रहे थे, है ना, और साथ में हम जो है वायु के बारे में बात कर रहे थे। तो वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। गैसों का मिश्रण है जिसमें एक ही गैस नहीं है, मात्र ऑक्सीजन गैस नहीं है, उसमें विभिन्न प्रकार के गैस मिले हुए हैं, है ना। सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस होता है वायु में? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78, है ना। और सेकेंड में किसकी मात्रा अधिक है? ऑक्सीजन की। कितना? 21। तो संपूर्ण वायु जो है हमारे श्वसन तंत्र के द्वारा छन कर कहाँ जाता है? फेफड़े में जाता है ना। उसमें से उपयोगी कौन है हमारे लिए? मात्र ऑक्सीजन है, ठीक है। इसलिए फेफड़े में जो एल्विलाइज होते हैं,
वायु कुपिकाएं होते हैं, वो वायु कुपिकाएं किससे एफिनिटी प्रदर्शित करते हैं? मात्र ऑक्सीजन से। इसलिए ऑक्सीजन को क्या करते हैं? वो बांध लेते हैं, है ना। मतलब वायु कुपिकाओं में मात्र ऑक्सीजन जाकर भरता है और वायु का शेष घटक निःश्वसन के द्वारा ज्यों का त्यों बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो उसके कारण हमारा जो ये जो आयतन है वो उसका मान अलग अलग हो जाता है। अब हम अगला आयतन को देखें। पांचवा अवशेषी आयतन। अवशेषी आयतन, यह फेफड़े का वह आयतन है जिसको बलपूर्वक श्वासोच्छ्वास के दौरान, है ना, बलपूर्वक श्वासोच्छ्वास के दौरान या निःश्वसन और निःश्वसन के दौरान शरीर में जो है पूरी वायु को जो है शरीर से बाहर स्थानांतरित किया जाता है। तो शरीर में जो शेष बचे हुए वायु के आयतन को ही हम क्या कहते हैं? अवशेषी आयतन। मतलब हम एक बार बलपूर्वक क्या करें? निःश्वसन करें, मतलब वायु जो जितना हमारे शरीर में जो फेफड़े में जो वायु भरा हुआ है उस वायु को जो है हम बलपूर्वक क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकाल दें। उसके बाद भी वायु की कुछ मात्रा जो है हमारे फेफड़े में मौजूद रहती है ना। उसी मौजूद आयतन को ही हम क्या कहते हैं? अवशेषी आयतन। और इसका जो मान है वो होता है 1500 या 1500 मिलीलीटर, ठीक है। मतलब निःश्वसन बलपूर्वक यदि हम वो कर रहे हैं, निःश्वसन कर रहे हैं, मतलब हमारे शरीर में भरे हुए वायु को हम बाहर निकाल रहे हैं, तो उसके बाद भी इतना वायु की इतना आयतन जो है क्या होता है? फेफड़े में शेष रहता है ना। वही आयतन कहलाता है अवशेषी आयतन। इसमें एक और है संपूर्ण आयतन। संपूर्ण आयतन, यह फेफड़े का वह आयतन है जिसमें जितने भी प्रकार के हमने अभी इससे पहले जो फुफ्फुसी आयतन, गैसीय आयतन पढ़ा है ना, उस समस्त आयतनों का क्या होगा? योग होगा, जिसको हम लिखते हैं TLV, टोटल लंग्स वॉल्यूम। टोटल लंग्स वॉल्यूम मतलब हमारे फेफड़े की कुल आयतन बराबर TV, टाइडल वॉल्यूम्स, है ना। दूसरा प्लस जैव क्षमता। जैव क्षमता को हम प्रदर्शित करने के लिए लिख सकते हैं इंस्पायरेशन रिवर्स वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेशन रिवर्स वॉल्यूम, ठीक है, प्लस रिवर्स वॉल्यूम या रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इन समस्त आयतनों के योग को हम क्या कहेंगे? संपूर्ण आयतन कहेंगे। किसका? लंग्स का, फेफड़े का, ठीक है। फेफड़े का संपूर्ण आयतन बराबर होता है क्या? टाइडल या प्रवाही आयतन प्लस निःश्वसन आरक्षित आयतन प्लस निःश्वसन आरक्षित आयतन और अवशेषी आयतन। ये सभी आयतनों का योग कहलाता है संपूर्ण आयतन, ठीक है। अब अगला देखते हैं, जो हमारे फेफड़े में गैसों का परिवहन किस प्रकार होता है। फुफ्फुसी गैसी आदान प्रदान, हमारे फेफड़े के अंदर गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, ठीक है। तो हमें मालूम है हमारे फेफड़े के जो फेफड़ों में जो है, जब फेफड़े संकुचित होती हैं, है ना, फेफड़े जब संकुचित होती हैं, मतलब इंटरकास्टल पेशियां जब संकुचित होती हैं तो फेफड़े का आयतन क्या हो जाता है?
कम हो जाता है ना, तो उस समय फेफड़े में भरी हुई वायु क्या होता है, वातावरण में मुक्त हो जाता है। ठीक है, और जब वो शिथिल हो जाती हैं तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन जो है वहाँ पर जाकर भर जाता है ना। तो मुख्य रूप से वायु में किसको लिया जाता है फेफड़े के द्वारा, ऑक्सीजन को, है ना, और निकाला किसको जाता है वायु के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड को। वायु तो रहेगा ही, है ना, ले रहे हैं, उस समय भी जो वायु है उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, मतलब ऑक्सीजन को जो है ग्रहण किया जाता है, बाकी को निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो आदान प्रदान जो है वो किसके कारण हो रहा है, जैसे जैसे फेफड़े में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, है ना, वैसे वैसे वातावरण से क्या होगा, ऑक्सीजन शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। आपको मालूम है कि जो पदार्थों का जो बहाव होता है हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है ना। जैसे पानी को हम ऊपर छत में है पानी, उसको नीचे उसको जो है छोड़ दे खुला, है ना, उसके लिए कोई ब्रेकर ना लगाएं तो क्या होगा, ऊंचाई से पानी नीचे ही गिरेगा। कौन से नियम के तहत, गुरुत्वाकर्षण नियम के तहत। तो पृथ्वी के गुरुत्व में क्या है, आकर्षण है ना, इसलिए पानी जो है ऊंचाई से नीचे की ओर स्वतः ही गिरता है। ठीक है, फिर किसी एक स्थान पर हम अगरबत्ती जला दें तो उसका धुआं जो है पूरे कमरे में फैलता है ना, कौन सी क्रिया द्वारा, विसरण की क्रिया द्वारा। क्यों फैल रहा है, क्योंकि उस गैस का आयतन जो है दूसरे जिस स्थान पर वो जो धुआं उत्पन्न हो रहा है उस स्थान पर उसकी सांद्रता अधिक है और उसके अगल बगल में उसकी सांद्रता कम है, तो स्वतः ही क्या होगा, वो प्रवाहित होता रहेगा। और ये प्रवाह तब कब तक होगा, जब तक होगा, कब तक होगा, तब तक होगा जब तक उसकी जो बैलेंस्ड है, मतलब सांद्रता जो है समान ना हो जाए। ठीक है, उसी प्रकार आप पानी में भी देखे हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हम पानी के टैंक ले लेते हैं, एक टैंक लिए छोटा बड़ा जिसकी ऊंचाई अधिक है, और एक टैंक लेते हैं जिसकी चौड़ाई अधिक है ना, और दोनों को जो है एक निकास नली से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, और दोनों में जो है हम पानी डाल देते हैं 2-2 लीटर। दोनों में पानी कितना डालते हैं, 2-2 लीटर। चूंकि इसकी हाइट अधिक है, ऊंचाई अधिक है ना, तो इसका तल क्या होगा, ऊपर होगा और इसका तल नीचे होगा, जबकि मात्रा दोनों में सेम है। दोनों में पानी की मात्रा क्या है, बराबर है, और दोनों को आपस में हम एक नली के द्वारा क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। तो ये छोटे पात्र, मतलब ये जो ऊंचे पात्र से पानी जो है तब तक इस ओर प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों का तल बराबर ना हो जाए। वही क्रिया हमारे फेफड़े में भी होता है। ठीक है, जब जब ऑक्सीजन की सांद्रता जो है शरीर में कम होगा और वायुमंडल में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होगा तो श्वासोच्छ्वास के दौरान वो शरीर में प्रवेश करेगा। वैसे ही जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता शरीर में बढ़ जाएगा, है ना, फेफड़े में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाएगा तो वो सांद्रता जो है बैलेंस करने के लिए वापस कहाँ मुक्त होगा, वायुमंडल में मुक्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार गैसों का क्या होता है, फेफड़े के अंदर आदान प्रदान होता है ना। अगला देखते हैं, रुधिर में गैसों का परिवहन। ये तो हो गई श्वासोच्छ्वास, मतलब वायुमंडलीय ऑक्सीजन कहाँ पहुँच गया, फेफड़े में। फेफड़े का आगे की बात बताया गया, नहीं बताया गया, है ना। तो उसके आगे किसका फंक्शन चलता है, रुधिर का। मतलब जो फेफड़े में लिया हुआ ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक किसके द्वारा पहुँचाया जाता है, रुधिर के द्वारा, है ना। रुधिर में कितने घटक होते हैं, रुधिर के कितने घटक होते हैं, आपके शरीर में जो रुधिर है या ब्लड है इसके कितने घटक हैं, 2 घटक हैं। क्या क्या, प्लाज्मा, है ना, और
रुधिर कणिकाएं या रक्त कणिकाएं, है ना। आपके रुधिर का जो तरल भाग है वो कहलाता है प्लाज्मा, और उसमें जो कणिका कर्णुमा जो संरचनाएं हैं वो कहलाते हैं कणिकाएं। ये जो कणिकाएं कितने प्रकार के होते हैं, रक्त कणिकाएं कितने प्रकार के होते हैं जी? 3 प्रकार के, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार के रक्त कणिकाएं होती है या रुधिर कणिकाएं होती हैं, है ना। इनमें से सभी का कार्य अलग अलग होता है, प्लाज्मा का कार्य अलग है और इनका भी कार्य अलग अलग है। तो इन्हीं के माध्यम से वायु फेफड़े में भरी हुई ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है ना। कौन से तंत्र द्वारा? रुधिर परिसंचरण तंत्र के द्वारा, ठीक है। ये रुधिर परिसंचरण तंत्र के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, रुधिर परिसंचरण तंत्र के द्वारा ही शरीर के कोशिकाओं में बने हुए, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को, कैसे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड शरीर कोशिकाओं में? भोजन के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप। जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, तो उसको रुधिर के माध्यम से ही क्या किया जाता है, शरीर से बाहर मुक्त किया जाता है। तो उसके पहले कहाँ कलेक्ट किया जाता है उसको? फेफड़े में, है ना। तो फेफड़े तक कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आएगा? रुधिर के माध्यम से आएगा। और फेफड़े से ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक कैसे जाएगा? रुधिर के माध्यम से। तो ये दोनों से जा सकता है, प्लाज्मा से भी जा सकता है और रुधिर कणिकाओं से जा सकता है। तो रुधिर कणिकाओं में कौन सा ऐसा रुधिर कणिका है जो ऑक्सीजन के संवहन में मदद करता है? कौन सा करता है जी? आरबीसीज, ठीक है, लाल रक्त कणिका। अब देखते हैं, चूंकि 2 प्रकार के गैसें हैं, एक तो ऑक्सीजन है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, पहले देख लेते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन, O2 का परिवहन, ठीक है। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो किस रूप में होता है? रुधिर के द्वारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, ठीक है। हमारे शरीर में फेफड़े से ऑक्सीजन को किसके द्वारा ले जाया जाता है? रुधिर के द्वारा, ठीक है। जिसके 2 रूप में मतलब इसका परिवहन होता है ऑक्सीजन का, है ना। एक तो भौतिक विलयन के रूप में, पहला जो प्रकार है क्या है? भौतिक विलयन के रूप में। भौतिक विलयन के रूप में जो फेफड़े में भरी हुई ऑक्सीजन को, है ना, किसके द्वारा? रुधिर के कौन से घटक के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है या ऊतकों तक पहुंचाया जाता है? प्लाज्मा द्वारा। किसके द्वारा? प्लाज्मा द्वारा, रुधिर प्लाज्मा। तो रुधिर प्लाज्मा में ऑक्सीजन की कुछ मात्रा लगभग 0.3% रुधिर की जो मात्रा है वो घुल जाती है और उसको उसी रूप में, ऑक्सीजन को उसी रूप में, है ना, उसके संगठन में परिवर्तन नहीं किया जाता, उसी रूप में अर्थात O2 के ही रूप में शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो वो कहलाता है भौतिक विलयन के रूप में किसका परिवहन? ऑक्सीजन का परिवहन। दूसरा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग ऑक्सीजन का 90 से 95% भाग जो है फेफड़े से शरीर की कोशिकाओं तक किस रूप में पहुंचाया जा रहा है? ऑक्सीजन को किस रूप में पहुंचाया जा रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है तो है क्या? तो हमें मालूम है हमारे शरीर के जो इरेथ्रोसाइट्स हैं, आरबीसीज हैं, है ना, हमारे शरीर के जो इरेथ्रोसाइट्स या फिर आरबीसीज जिसको हम लाल रक्त कणिका कहते हैं, ये लाल रक्त कणिका का जो निर्माण जो है किसके द्वारा हुआ है? इसकी आकृति, लाल रक्त कणिका की जो आकृति होती है वो ओवल शेप्ड होती है ना। इस आरबीसीज में जो है एक विशेष प्रकार के
ऑक्सीजन संवाहक या एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, जिसको श्वसन वर्णक के नाम से हम जानते हैं, है ना, जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन, जिसको लिखा जाता है शॉर्ट में HB, हीमोग्लोबिन या HB। ये जो हीमोग्लोबिन है इसके दो भाग हैं, है ना, एक अप्रोटीनी भाग और दूसरा प्रोटीनी भाग। मतलब एक ऐसा भाग है जो प्रोटीन से नहीं बना हुआ है और एक दूसरा प्रोटीन वाला भाग है ना। तो इसके जो अप्रोटीनी भाग होता है उसको कहते हैं हम हीम। हीम मतलब क्या हुआ, आयरन, ठीक है। और दूसरा भाग होता है ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन। हीम और ग्लोबिन प्रोटीन दोनों मिलकर एक यौगिक बनाया जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन एक वर्णक होता है जिसको श्वसन वर्णक कहा जाता है। इस श्वसन वर्णक का जो रंग होता है, वर्णक का मतलब होता है रंग उत्पन्न करने वाला, है ना। वर्णक का मतलब क्या होता है, रंग उत्पन्न करने वाला। इस हीमोग्लोबिन का एक कण का या एक अणु का जो अगर हम रंग को देखें तो क्या होता है, सुनहरा पीला, ठीक है। लेकिन हमारे आरबीसीज की कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन हमेशा झुंड में पाया जाता है और लाखों की संख्या में पाया जाता है। मतलब एक कोशिका है ओवल शेप्ड, है ना, ओवल शेप्ड है तो इसमें लाखों की संख्या में क्या है, हीमोग्लोबिन है। कोशिका का आकार बहुत छोटा है लेकिन उसमें उसकी संख्या, उसकी मात्रा बहुत अधिक है, इसलिए क्या हो जाता है, वो समूह में या झुंड में पाया जाता है, जिसके कारण हमें रुधिर कौन सा रंग में दिखाई देता है, आरबीसीज का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है ना, लाल रंग का दिखाई देता है। और वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही हमारा संपूर्ण रक्त जो है लाल रंग में रंग जाता है। समझ में आ गया ना, मतलब पूरा रुधिर जो है लाल रंग में दिखाई देता है। जैसे हम श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, तो श्वेत रक्त कणिका सफेद दिखता है क्या, नहीं दिखता, वो सब तो एक साथ मिले हुए हैं। रुधिर जब आपके शरीर में कहीं पे धमनियां मान लो कट जाए और रुधिर बाहर निकलता है तो कौन सा रंग निकलता है, लाल रंग का ही निकलता है। तो किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। और वो लाल रंग में क्यों, उसको यदि रुधिर को यदि हम पानी में डाल दें, जो रक्त जो है शरीर से बाहर बह रहा है, उसको एक गिलास पानी लें, कांच की गिलास लें और उसमें एक बूंद अपने रुधिर को गिरा दें, तो क्या होता है, पूरा पानी लाल रंग में रंग जाता है। क्यों रंगता है, क्योंकि आरबीसीज की कोशिकाओं के चारों ओर जो झिल्ली होती है, जैसे ही उसको पानी में डाला जाता है वैसे ही प्राशरण की क्रिया होती है। प्राशरण की क्रिया के कारण यहाँ पे जल के अणु प्रविष्ट होते हैं, जिसके कारण इसकी चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली फट जाती है और फटने के कारण इसमें उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन पानी में मुक्त हो जाता है। जब पानी में हीमोग्लोबिन मुक्त हो जाता है तो पूरा पानी लाल रंग से रंग जाता है। यही हीमोग्लोबिन जो है हमारे फेफड़े में आए हुए ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, बंधुता प्रदर्शित करता है ना। मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ने के लिए अधिक सुग्राही है। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को पकड़ने के लिए या बांधने के लिए या उसके साथ यौगिक बनाने के लिए जो है अधिक सुग्राही है, इसलिए ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करता है और क्या बनाता है, HbO2। इसी को कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्रिया कहाँ हुआ, फेफड़े में हुआ। अब फेफड़े में ये क्रिया क्यों हुआ, क्योंकि आपको मालूम है ये रुधिर परिसंचरण तंत्र के साथ चल रहा है ना। रुधिर परिसंचरण तंत्र के साथ एक जो है ऑक्सीजन का सर्कुलेशन हो रहा है। तो आपको मालूम है कि आपके शरीर की जो अशुद्ध रक्त है ना, शरीर के विविध अंगों में या ऊतकों में उपस्थित जो अशुद्ध रक्त है वो शिराओं के माध्यम से कहाँ आता है, यकृत में आता है। यकृत के बाद कहाँ आता है, हृदय में आता है। और हृदय से कहाँ जाता है, वो फेफड़ों में जाता है। किस लिए जाता है, उसमें उपस्थित जो अशुद्धियाँ हैं अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड जो मिला हुआ है उस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए। और जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ पे मुक्त करेगा वैसे ही उसमें रुधिर में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बदल जाएगा, है ना, मतलब रुधिर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा तो रुधिर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन
जनित हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। और जब ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो उसी रुधिर को हम क्या कहते हैं, शुद्ध रुधिर कहते हैं, है ना। और वो शुद्ध रुधिर वापस कहाँ आएगा, हृदय में, और हृदय से शरीर के विविध अंगों में धमनियों के माध्यम से फिर से सर्कुलेट कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है या ट्रांसफर कर लिया जाता है। ठीक है, तो आज आपने जो है इसके जो कुछ घटक हैं, इसका परिवहन किस प्रकार होता है वो आप नेक्स्ट कालखंड में देखेंगे, है ना। आज आपने जो है श्वसन की क्रियाविधि के अंतर्गत श्वासोच्छ्वास, गैसों का परिवहन, है ना, और आंतरिक श्वसन, इसके बारे में भी अब अगले ही चैप्टर, अगले कालखंड में हो पाएगा। आंतरिक श्वसन का मतलब होता है शरीर के अंदर कोशिका जो ऑक्सीजन जो आपने लिया है ना, वो ऑक्सीजन भोजन का ऑक्सीकरण कैसे करता है, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन किए। धन्यवाद।